वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी टॉपिक डिस्कशन। आज हमारा टॉपिक है ग्रोथ प्लान फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। यह टॉपिक यूपीएससी सिलेबस जनरल स्टडीज 3 से बिलोंग करता है। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो टॉपिक के इंट्रोडक्शन में हम देख लेते हैं कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में एग्रीकल्चर में ऑलमोस्ट 42% वर्कफोर्स एम्प्लॉयड है। इसी से आपको इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के सेंट्रलिटी का, केंद्रीयता का यानी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि ILO इस संस्था की स्थापना कब हुई थी और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है। कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर देना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो सिर्फ हमें फूड सिक्योरिटी ही नहीं देता, वो हमें न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। और देश में जो माल न्यूट्रिशन और हंगर की समस्याएं है, भूखमरी की जो समस्याएं है, उससे लड़ने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अन्य इंडस्ट्रीज को भी एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इनपुट सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट बढ़ेगी, अगर फार्मिंग कम्युनिटी की इनकम बढ़ेगी, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट बढ़ेगी, तो बाकी सेक्टर्स के अंदर भी हमें ग्रोथ रेट दिखाई देती है। उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो कुछ मेजर कंस्ट्रेंट्स की हम बात कर लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या परेशानियां हैं। तो एग्रीकल्चर सेंसस के अनुसार इंडिया में जो इंडिविजुअल फार्मर है उसकी एवरेज लैंड होल्डिंग यानी उसे हम बोलते हैं ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, वो सिर्फ 1.15 हेक्टर्स है। यानी अगर इसे हम एकर्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 3 एकड़ के आसपास आपको एवरेज लैंड होल्डिंग मिल जाएगी, जो कि बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। उसी के साथ इंडिया में ऑलमोस्ट 85% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम जमीन है। और इन सभी कारणों की वजह से इंडिया में जो फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस के लिए होती है। यानी जो भी फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स जो है, वो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए फार्मिंग करते हैं। और उस एग्रीकल्चर का जो इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट इंडिया में 50% के आसपास लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। फिर भी एग्रीकल्चर का GDP का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 16 to 17 यानी 16 से 17% आपको दिखाई देता है। उसके साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रेडिट फैसिलिटीज है, यानी जो कर्जा है फार्मर्स को, जो भी इंस्टीट्यूशनल लोन्स है बैंकों के द्वारा, उसको एक्सेस करने में भी दिक्कतें आती है। उस कारण फार्मर्स को अनऑर्गेनाइज क्रेडिटर्स यानी जो भी साहूकार होते हैं गांव के अंदर, उनके ऊपर रिलाय करना पड़ता है, डिपेंड रहना पड़ता है, जो कि फार्मर्स को ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन देते हैं और फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, उनकी ज़मीन हड़प लेते हैं। तो ये सारी दिक्कतें इंडियन एग्रीकल्चर के अंदर आपको दिखाई देगी। साथ में ही इंडिया में एग्रीकल्चर की जो टेक्नोलॉजीज जो है उसका यूज़ बहुत ही कम है, मैकेनाइजेशन बहुत ही कम है और उस कारण प्रोडक्टिविटी भी बहुत ही कम है। और डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडियन एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन जो है वो भी कम है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पे ठीक से डेवलप हुई नहीं है। तो एग्रीकल्चर के हम ग्रोथ प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट और इंक्लूसिव होनी चाहिए। यानी सिर्फ बड़े फार्मर्स को उसका लाभ नहीं मिले, बड़े फार्मर्स के साथ में ही जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स यानी जो छोटे किसान हैं उनको भी उसकी प्रॉफिट मिलनी चाहिए। जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन में हुआ था 1960s और 70s में, कि उसका जो फायदा है मोस्टली बड़े फार्मर्स को हुआ था और स्मॉल फार्मर्स उससे वंचित रह गए थे। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें इंक्लूसिव तरीके से फार्मर और एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट बढ़ानी है। उसी के साथ में हमें एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी जो है फिनेंशियल लेवल पे और एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से उसे भी हमें बढ़ाना है। फार्मर्स की इनकम हमें बढ़ानी है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सालों पहले एक स्कीम को लॉन्च किया था, उसका नाम है डबलिंग द फार्मर्स इनकम। 2022 तक फार्मर्स की जो आमदनी है, इनकम है, वो डबल करनी थी। तो एक कमेटी ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। आपको इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में लिखना है। उसी के साथ में ही जो इंडिया में
स्टेट्स के अंदर, अलग अलग राज्यों में जो डाइवर्सिटी है उसके अनुसार हमें एग्रीकल्चर का ग्रोथ प्लान बनाना चाहिए। जैसे कि जो भी लोकल फैक्टर्स है, ज़मीन की जो भी प्रोडक्टिविटी है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है उस लोकल रीजन में, वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से हमें एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्लान बनाना है स्टेट वाइज। वन साइज फिट फॉर ऑल नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम कुछ केस स्टडीज को देख लेते हैं। आपके मेंस आंसर राइटिंग में अगर आपने केस स्टडीज को इंक्लूड कर दिया तो आपके आंसर में वैल्यूएशन हो जाता है, आपको मार्क्स भी अच्छे वहाँ पे मिल जाते हैं। तो कुछ 6 इंडियन स्टेट्स के यहाँ पे केस स्टडीज दिए हैं, यानी उन्होंने क्या फैक्टर्स को वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था जिससे ग्रोथ रेट उनकी बढ़ी थी। और ये पंजाब, एमपी, गुजरात, यूपी, बिहार और उड़ीसा की यहाँ पे केस स्टडी ली गई है। तो इसमें से 3 फैक्टर्स निकल के आए थे जिससे एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट इन स्टेट्स में बढ़ी थी। तो पहला फैक्टर है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस, यानी जो भी आपके इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट वाले इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट एक्सेसिबिलिटी है, इसके ऊपर ध्यान दिया था, वो एक फैक्टर था। सेकेंड फैक्टर है कि जो भी हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल्स, देन एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री है, डेयरी इंडस्ट्री है, इनका जो डाइवर्सिफिकेशन, इसने भी यहाँ पे योगदान दिया था ग्रोथ रेट में। देन जो प्राइस इंसेंटिव्स है एग्रीकल्चर में, जो कि एमएसपी का कंट्रीब्यूशन है या फिर एफआरपी है, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, जो भी ट्रेड की जो पॉलिसीज है, उसने भी यहाँ पे योगदान दिया था एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में। तो ये 3 फैक्टर्स हमने यहाँ पे देख लिए। तो इन सभी समस्याओं का हम वे फॉरवर्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट्स को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्हें प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से आगे बढ़ते हुए वैल्यू चेन अप्रोच की तरफ बढ़ना होगा। और एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनको फोकस करना है, उनको एनकरेज करना है एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोसेस को लीड करने के लिए। प्रोडक्शन सेंट्रिक अप्रोच यानी कि हम सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने में ध्यान देंगे, बट उससे क्या होता है, बहुत सारे लीकेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, क्योंकि वैल्यू चेन अगर हमारी सही है नहीं, वैल्यू चेन का मतलब क्या है, जो भी सप्लाई चेन से आपकी कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, फूड प्रोसेसिंग वाले फैसिलिटीज़ है, अगर वो ठीक से अगर होंगी नहीं तो प्रोडक्शन बढ़ा के भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नुकसान ज़्यादा हो जाता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्योंकि पेरिशेबल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हमें ध्यान देना है वैल्यू चेन अप्रोच के ऊपर। सेकेंडली, हमें जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हुए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, पावर सप्लाई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके ऊपर हमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, गवर्नमेंट ने इसके अंदर इन्वेस्ट करना है। इसी के साथ ही गवर्नमेंट बहुत सारी सब्सिडीज देती है, जैसे कि फर्टिलाइजर सब्सिडी हुई, पावर सब्सिडी हुई, वाटर सब्सिडी हुई। तो इससे कहीं ना कहीं हमें रेशनलाइज करना है, और जो भी फार्मर्स को सब्सिडी मिलती है उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में हमें ट्रांसफ़र करना है, जिससे कि करप्शन कम होगा, लीकेजेस कम होंगे और फार्मर का वहाँ पे एम्पावरमेंट होगा। प्लस सब्सिडीज को रेशनलाइज अगर हम लोग कर दे तो ये जो भी रिसोर्सेस है उनका हम एफिशिएंट यूज़ कर पाएंगे, उनका नुकसान नहीं होगा। और इन सभी चीज़ों का हमने अगर ठीक से फॉलो किया तो हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में हायर ग्रोथ रेट दिखाई देगी, फार्मर्स के इनकम भी बढ़ जाएंगे और एग्रीकल्चर सेक्टर का सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में।